हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए आपका दूसरा सब्जेक्ट जो कि आपका 15 नंबर का इसमें से आपका पूछा जाएगा। और जो कि हमने आपको जो आपके फसल विज्ञान है उससे जो आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा वो हमने आपको 5 वीडियो में करा दिया है, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब कराएंगे हम 15 नंबर का जो कि आपका इनमें से पूछा जाएगा जैव तकनीकी और पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी से। आपके इसमें जो हम आपको कराएंगे 200 क्वेश्चन कराएंगे। एक वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। जो हमने जो अभी पीछे कराए थे तो उसमें हमने 100 क्वेश्चन कराए थे एक वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी हो जाती थी। तो इसलिए अब हम जो कराएंगे 50 क्वेश्चन डेली कराएंगे। 4 बजे के टाइम जो है आप वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पर देख सकते हैं इसे। तो फिर देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ, और एकदम बेहतर लाजवाब तरीके से कराएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है इसमें कि पौधों में बीज बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जब पौधे में बीज बनता है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो द्विसूत्री विभाजन, नरबांझपन या अर्धसूत्री विभाजन, ये सभी। तो इसके लिए होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन में किस प्रकार से डिटेल में दिया हुआ। अर्धसूत्री विभाजन वह क्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन तो 2 बार होता है, परंतु गुणसूत्र मुख्यतः समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है और गुणसूत्रों की संख्या घटक आधी हो जाती है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो ये जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो इसमें एक कोशिका होती है उससे जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन, जो कि पौधों में बीज बनने के लिए आवश्यक होती है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो जो है गुलर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देख लेते हैं इसमें कुछ। तो म्यूटेशन रिसर्च नामक पुस्तक गुलर द्वारा लिखी गई थी, जिसे जोसेफ गुलर एक अमेरिकन आनुवांशिकवादी शिक्षक और नोबेल पुरस्कार से उन्हें जो है सम्मानित या विजेता थे। वो कहाँ के थे? अमेरिका। कौन थे? आनुवांशिकीवाद थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 3। तो 3 की बात करें। अखिल भारतीय समन्वित मक्का बिहार परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जो अखिलेश भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी, मतलब प्रारंभ कब से की गई थी। तो वो 1957 में शुरुआत की गई थी, मतलब उसकी स्थापना की गई थी। देख लेते हैं अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना के बारे में। तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ICAR द्वारा चलाया जाने वाला पहला समन्वित कार्यक्रम था। तो ICAR के द्वारा जो पहला कार्यक्रम जो चलाया गया था वो था समन्वित कार्यक्रम, जो कि हेड बेल हसन और डॉक्टर यूजे ग्राट्स के सिफारिश पर प्रारंभ हुआ था। तो मक्का की प्रथम संकल किस्म जो थी वो थी गंगा फर्स्ट और गंगा 101। आपसे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मक्के की सबसे प्रथम प्रजाति थी वो कौन सी थी। तो संकर किस्म थी, कौन सी थी? गंगा 1 और गंगा 101 किस्म थी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कि पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो आपको बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि पत्तियों के द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है। तो वो होता है बेगोनियों में जो है पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। अब देख लेते हैं इसमें पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनियों या बायोफिल्म्स या मदर्स ऑफ
ट्रूट्स एंड प्लांट में होता है, और ये चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा होता है। चमेली में किससे होता है? स्टेम लेयरिंग द्वारा होता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपको बताना है इसमें से कि बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो माइक्रोकांडिया या मीसोसोम्स या प्लास्टिडर्स या प्लाज्मिड्स, तो कौन नहीं है? वो आपका मीसोसोम्स। जो मीसोसोम्स है वो बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और माइक्रोकांडिया हो जाता है आपका प्लाज्मिड हो जाता है, और प्लाज्मिड्स जो हो जाता है ये जो है आपके गुणसूत्री आनुवांशिकता विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं। बात करते हैं ऑप्शन में। तो मीसोसोम्स जीवाणुओं में पाए जाने वाली संरचना है जो कि जीव द्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी होती है। इसकी खोज 1960 में किसने की थी? फिशर जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। मीसोसोम्स में श्वसन क्रिया होती है। यह गुणसूत्री आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं होती। ये किसके लिए? गुणसूत्री आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होती। अब इसकी खोज किसने करी थी? तो 1960 में फिशर जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वैज्ञानिक का नाम और सन भी पूछी जा सकती है कि कब खोज की थी। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 हो जाता है कि अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। तो अलैंगिक जो प्रजनन है वो किससे संबंधित है? वो हो जाता है असंयोजन से संबंधित हो जाता है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन। बात करें एप्रोमिक्स एक अलैंगिक जनन है। इस विधि में पौधों को प्रोग्रेशन जड़ तना पानी के द्वारा होता है, अर्थात वनस्पतिक भागों द्वारा जो है इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 है कि अगुणित किस प्रकार के युग्म पैदा करते हैं। जो अगुणित होते हैं वो किस प्रकार के जो युग्म हैं वो पैदा करते हैं। तो वो जो करते हैं एन होते हैं गुणसूत्र, वो अगुणित पैदा करते हैं, युग्मक पैदा करते हैं। देख लेते हैं अगुणित एक्स युग्मकों की उत्पत्ति जो निषेचन के बाद द्विगुणित 2 की घात n जिसे जाइगोट बनाता है। यह स्पेसीज में क्रोमोसोम्स की संख्या अचर रहती है। जो स्पेसीज होती है क्रोमोसोम की उसमें संख्या जो है अचर रहती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 है कि आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो जो आलू में जो काला धब्बा रोग होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस या कवक। तो ये जो होता है कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इसमें अब कुछ। ब्लैक स्कार्फ कवक जिसे राइजोक्टिनिया सोलानी के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइजोक्टिनिया सोलनेसी के कारण होता है, जो कि आलू की अनुपस्थिति में मिट्टी में मौजूद हो सकता है। यह कंद पर फीड नहीं करते और उन पर काले रंग के कंद के साथ संग्रहित कंद सड़ते हैं तथा खराब नहीं होते, और छीलने या स्क्वायर करने पर काले निशान आसानी से दूर हो जाते हैं। जब आलू को छील दिया जाता है तो जो काले धब्बे होते हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में आ जाता है आपका कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है। तो भारत में जो गेहूं का जीन बैंक है किसे कहा जाता है? तो वो करनाल को कहा जाता है। तो डायरेक्ट्स ऑफ हार्ट्स रिसर्च करनाल हरियाणा में है स्थित है, जिसे गेहूं का जीन कहा जाता है। नोट, मक्का जीन बैंक किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में।
अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 हो जाता है आपका स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण एलर्जिक प्रबंधनिक तकनीकी है। जो स्टूलिंग है वो किसके लिए एक महत्वपूर्ण एलर्जिक प्रबंधनक है, तो वो हो जाती है अमरूद के लिए। अब अमरूद के लिए हो जाती है इसका ऑप्शन अमरूद। बात करें स्टूलिंग या माउट लेयरिंग में पौधे के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है और जब निकलते हुए नए प्रौह काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकाल कर अलग कर लिया जाता है। तो इस तकनीक का प्रयोग अमरूद या नाशपाती में गुजबेरी में किया जाता है। तो जो स्टूलिंग होती है या एलैंगिक मतलब अगर हमें नई कलम तैयार करनी है तो उसकी जड़ों को हम कुछ दूर तक दाब देंगे और उन्हें जब समय आने पर उन्हें काट देंगे। मतलब कितनी 25 से 30 सेंटीमीटर की एक उसकी शाखा को हम ज़मीन में दाब देंगे और जब वो जड़ पकड़ लेगी तो उसे काट लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है स्टूलिंग। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 11। तो 11 हो जाता है कि हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये जो हार्ड वेनबर्ग नियम है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1908 में जो है ये स्थापित हुआ था। हार्ड बर्निंग का नियम आबादी में आनुवंशिक भिन्नता का परीक्षण करता है। 1908 में हार्डी एवं वेनबर्ग ने स्पष्ट किया कि इन आबादियों में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता, उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी एलई जीनों और जीन रूपों की आवृत्तियों में संतुलन बना रहता है। इसे हार्डी वेनबर्ग संतुलित कहते हैं। क्या बोला था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो एलील जीन होते हैं वो जीन रूप में आवर्तित में संतुलित बने रहते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की। तो 12 हो जाता है समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है आपका किस कोशिका में होता है, तो वो होता है सोमेटिक कोशिकाओं में जो है आपका समसूत्री विभाजन होता है। अब इसके ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या होता है, पुरानी कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप जब नई कोशिका का निर्माण करना होता है तो उसके लिए कोशिका विभाजन कहा जाता है। समसूत्री विभाजन का कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसे कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विभाजक कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें दो समान कोशिकाओं का विभाजन होता है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और समसूत्री विभाजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसे 5 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेंस। तो 5 अवस्थाओं में इसे बांटा गया है। कौन कौन सी है वो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेंसिस। ये आपकी समसूत्री के 5 भाग हो जाते हैं, 5 चरण हो जाते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की। 13 है कि बीज रहित फल बनने को कहा जाता है। जो बीज रहित फल होते हैं अगर वो बन जाते तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो पार्थेनोकार्पी होते हैं वो बीज रहित फल होते हैं। अनिषेचित फल या पार्थेनोकार्पिक द्वारा फलित फल प्राय बीज रहित होते हैं। जब फल बिना निषेचन से बन जाते हैं तो इनको अनिषेचित फल कहा जाता है। इस प्रकार अनिषेचित फल व बीज रहित फल होना पृथक्करण रूप से 2 घटक होते हैं। जो बीज रहित फल होते हैं उन्हें अनिषेचित फल भी बोला जाता है, और अनिषेचित फल जो होते हैं वो बीज रहित फल होना पृथक्करण रूप से 2 घटनाएं होती हैं। बात करें आगे प्रश्न नंबर 14 की। तो 14 हो जाता है आपका क्रोमोसोम्स शब्द प्रतिपादित किया था। जो क्रोमोसोम शब्द है वो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, तो वो जो दिया था बल्ड एयर ने दिया था 1888 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कुछ और देख लेते हैं जो अन्य दिए हुए हैं। क्रोमोसोम्स किसने दिया था, बल्ड एयर ने दिया था, तो 1888 में। बात करें प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था,
पर कीजेल ने दिया था 1937 में। माइक्रोकाइंडा किसने दिया था? तो सी वेल्डा ने दिया था 1898 में। और सेंटोसोम्स किसने दिया था? थियोडोर बोबेरी ने दिया था 1895 में। बात करते हैं आगे 15 क्वेश्चन की। 15 है कि संकल्प प्रजाति विकसित करने में नरबद्धता लाइन को प्रदर्शित करती है। तो कौन सी लाइन को करती है? तो वो करती है ए लाइन को संक्रमित करती है। आप यहाँ से इन्हें क्रॉस देख लेते हैं। जैसे कि संकर उत्पादन में ए गुणा मतलब ए लाइन और आर लाइन को क्रॉस करते हैं, तो इसमें जो है आपकी नई उत्पत्ति हो जाती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी? तो दलहनी की जो पहली संकर प्रजाति थी वो भारत में विकसित की गई थी। कौन सी थी वो, मतलब कौन सी फसल की थी? तो वो जो थी आपकी अरहर की थी। कौन सी थी वो अरहर की किस्म? तो वो थी ICPH, जिसे ICPH 8 CICRISAT आंध्र प्रदेश से विकसित की गई थी ये। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 है कि पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। जो पादप प्रजनन की सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो आरंभ बिंदु कहाँ से होता है? तो वो होता है आपका प्रवेशन से। तो पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाएं कहाँ से होती हैं? प्रवेशन से शुरू होती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 है कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितना होता है? जो गुणसूत्र में प्रोटीन होती है उसमें जो हिस्टोन की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 95%। ऑप्शन नंबर ए। गुणसूत्र DNA एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जिसे हिस्टोन के बने होते हैं। गुणसूत्रों में RNA और लिपिड्स भी होते हैं और गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन 95% जिसे हिस्टोन प्रोटीन ही होता है। और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? तो बाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र शब्द दिया था। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 है मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों को वंशानुगत किया था? तो उसने किया था 7 को। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 7 लक्षण कौन कौन से हैं। तो 7 लक्षण जो हैं वो हैं आपके बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का स्थान, तने की लंबाई, फूल का रंग, फली का आकार, फली का स्थान। कौन कौन से 7 लक्षण थे? जैसे बीज की आकृति होगी, बीज कैसा है, मोटा है, पतला है। और बीज का रंग हो गया, मतलब बीज का कलर कैसा है, मतलब सफ़ेद है, काला है, मटैला है, कैसा है, जैसा भी है। और फूल का स्थान मतलब कितना स्थान घेर रहा है फूल। तने की लंबाई, पतला है, लंबा है, छोटा है, जितना भी है। और फूल का रंग देखा, फिर फूल की आकृति देखी, और फिर फली का स्थान। तो ये मटर के 7 लक्षण होते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 है द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है। तो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 2n-2, जिसे द्विन्यून सूत्री देही क्रोमोसोम संख्याओं से एक जोड़ा समजात क्रोमोसोम्स की कमी 2n-2 से प्रदर्शित की जाती है। 2n-1 क्या बोला जाता है? एक न्यून सूत्री। 2n+1 एकाधिक सूत्रता, और 2n+2 द्विअधिसूत्रता बोला जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की। 21 है कि भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ था? तो किस फसल से हुआ था? वो बाजरे से हुआ था। तो भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास बाजरे से किया गया था 1965 में। हाइब्रिड बाजरा लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म है। तो बाजरे की जो है लुधियाना से जो विकसित है हाइब्रिड 1 किस्म है 1965 में। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। टेट्रिकेल एक क्या है? मतलब अंतर प्रजाति संकरण है, या जेनेटिक है, या जाति प्रजनक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, क्योंकि अंतर जेनेरिक संस्करण है ये। बात करें टेट्रिकेला मनुष्य द्वारा क्रमित विधि से निर्मित प्रथम परबाहुगुणित
कृषि फसल है। यह गेहूं तथा राई की फसलों से मिलकर बना होता है। टेट्रिकेल में एक अंतर जेनेटिक संस्करण पाए जाते हैं। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन हो जाता है कि मसूर में काई के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मसूर में जो काई के गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, वो होती है 14। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसके गुणसूत्र 2n 14 होती है। फसल के नाम और कुछ गुणसूत्रों की संख्या, जैसे चना में 2n कितने होते हैं, 14 और 16। अरहर में कितने होते हैं, 2n 22। धान में 2n 24। उड़द में कितने होते हैं, 2n 24। मूंग में 2n 24। मक्का में कितने होते हैं, 2n 20। तो यहाँ से किसी के भी गुणसूत्र पूछ ले आप यहाँ से बता सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। 24 है कि नर का उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं। तो वो किस फसल में पाए जाते हैं, आम में। तो आम सर्वलिंगी वृक्ष है। एक ही पेड़ पर एक लिंगी नर पुष्प तथा मादा पुष्प लोग अलग पाए जाते हैं। पुंकेश्वर 5 और कभी कभी 6-8 तक भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। निम्न में से सही युग्म नहीं है। आपको बताना है इसमें सही कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है अरुण अंतर स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। जगन्नाथ उत्परिवर्तित है। पूसा जैन किशन तो काई के क्लोनिंग विविधता। जया किससे, अंतरा प्रजाति संकरण से है। तो ये प्रजाति बिल्कुल सही है फसल की। बात करते हैं आगे, देख लेते हैं यहाँ पर। तो अरुणा अरंडी और उत्परिवर्तित के द्वारा विकसित प्रजाति हैं। जगन्नाथ प्रभावती मालवी छत्तीस धान की उत्परिवर्तित किस्में हैं। जया धान की अंतर प्रजाति संकर किस्में हैं। पूसा जया किसान सरसों की कायनोती उत्पन्न प्रजाति हैं कॉलोनी की। बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। 26 है कि निम्नलिखित में से अवस्था पर विचार करके जिसका कारण परंपरागत होता है, उभयलिंगी, निर्मिलित या परागण या स्त्री पूर्णता या पुपूर्णता। तो ये होता है आपका 1, 3 और 4 सही हैं। इसमें 1, 3 और 4 सही हैं और जो निम्नलिखित नृत्य है वो परागण नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ से परपरागण सफल बनाने के लिए युक्ति पाई जाती हैं। जो कौन सी, उभयलिंगाश्री और एकालिंगाश्री और श्वेतबंधता और पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता और विषम समरूपता। तो ये 6 हो जाती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो 27 हो जाता है कि आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 की श्रेष्ठता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे, तो आर्थिक संकर ओज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। F1 की पीढ़ी प्रचलित उन्नत किस्म में उत्कृष्टता को आर्थिक या उपयोगी संकर ओज कहते हैं। तो वास्तव में आर्थिक संकर ओज को ही पादप प्रजनन में उपयोगिता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। एक स्वयं परागित फसल कौन सी है। इनमें से बताना है कि जो स्वयं परागित फसल है वो कौन सी है। तो वो हो जाती है आपकी धान स्वयं परागित है। और स्वयं परागित फसल धान है। और स्वयं परपरागित फसलें देख लेते हैं, गेहूँ, धान, गेहूँ, मूंगफली, जूट। और परपरागित मक्का, गन्ना। संकर प्रजाति से हाइब्रिड तंबाकू और कपास हो जाती हैं। बात करते हैं 29 प्रश्न की। तो 29 है कि आनुवांशिक स्थिति भेद जीन के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं विघटन, हानि और बढ़ोतरी। उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें आनुवांशिक स्थिति में भेद जीनों को होने वाले परिवर्तनों को जैसे हानि, विघटन, बढ़ोतरी के कारण होता है। बात करें प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 है कि वर्ष 1903 में प्यूरोलाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो प्यूरोलाइन की जो संकल्पना है किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी जोहार्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 1903 में प्यूरोलाइन की संकल्पना दी गई थी। लेकिन पौधों की आनुवांशिक शुद्धता लुई डी बिलमोरिन ने 1856 में दी थी। किसने, लुई डी
बिल मोरिन ने 1856 में दी थी। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, तो 31 है कि जब दो प्रजातियों के अंतर्वर्तित क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ट्रिपल क्रॉसिंग। क्या बोला जाता है? ट्रिपल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। 32 है कि जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? जब शुद्ध नस्लों हों और उनसे असंबंधित पशुओं के साथ प्रजनन कराया जाता है उसे आउटब्रीडिंग बोला जाता है। मतलब वो खून का रिलेशन नहीं होना चाहिए, 5-6 पीढ़ी से अलग का होना चाहिए, उसे आउटब्रीडिंग बोला जाता है। मतलब अंतःप्रजनन आउटब्रीडिंग बोला जाता है उसे। तो आउटब्रीडिंग सामान्यतः यह संबंधित जातियों के असंबंधित पशुओं को संभोग करना बाह्य प्रजनन कहलाता है। जब एक ही शुद्ध नस्ल के 4 या 6 से अधिक पीढ़ियों के असंबंधित पशुओं के नर एवं मादा का पारंपरिक संभोग कराना विभिन्न संकरण या आउट क्रॉसिंग कहलाता है। तो यही है जो हमने आपको बताया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 है कि प्रेरित उत्परिवर्तकों का फसल सुधारक में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर प्रजनन। तो उत्परिवर्तकों के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरक कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तकों को पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तित प्रजनन कहलाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। 34 है कि सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आंकलन है तो क्या है? तो ये हो जाता है लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्यांकन शून्य कर देना। यही इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेंगे आप। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो किसने किया था? वो क्या था? W.L. जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बात करें इसके डिटेल्स की, तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत W.H. जोहानसन ने सन 1903 में प्रतिपादित किया। जोहानसन ने अपने सिद्धांत में राजमा की प्रोसेसिंग किस्म का कार्य किया था, जिसमें पहला समूह वंशावली विधि जिसे हेरिंगटन 1937 में प्रतिपादित किया था और एक प्रपुंज विधि जो कि सर्वप्रथम एल हे महोदय ने 1908 में प्रयोग किया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। तो प्रश्न नंबर 36 शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक तो कर दिया ही करें क्योंकि इतना अच्छा हम वीडियो बनाते हैं आपको समझ में आए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको पता चल सके और आप देख सकें। आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। तो आपको पूरा सिलेबस जो है 65 नंबर का हम यहाँ पर एग्रीकल्चर का कराएंगे आपको। तो फिर देखते हैं अब प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि संश्लेषित प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या होती है। कितनी होती है? 5 से 6 होती है। तो संश्लेषित प्रजातियों को तैयार करने के लिए अंतः प्रजातियों की 5 से 6 रखी जाती है वंशक्रमों की संख्या। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। एक साइब्रिड होता है। एक साइब्रिड क्या होता है? कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकरण होता है। कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकरण प्रजाति को साइब्रिड कहते हैं। एक बीज से केंद्रक सामग्री को एक कोशिका में प्रवेश करके एक कृत्रिम संकरण कोशिका का निर्माण किया जाता है, जिसे हम केंद्रक हटा दिया जाता है, जिससे जो है केंद्रक हटा दिया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 38 की। तो प्रश्न नंबर 38 है कि व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करता है। जो व्यावसायिक रूप है वो संकर चावल को उत्पादित जो करता है वो कैसे करता है? तो वो करता है रासायनिक संकरणों जनकों द्वारा। अब इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें है संकर चावल को उत्पादित करने के लिए कोशिका द्रव्य आनुवांशिक बाध्यता विधि का प्रयोग करता है।
प्राय स्वपरागित होने के कारण इसमें परपरागण बहुत कम बिखरते हैं। इसके फलस्वरूप इन पर स्पेंजियो में पूबंद विभेद में कम बीज बनते हैं, जिससे जो है संकर बीज की लागत अधिक आती है। अगर हम इसमें रासायनिक संकरण को दोबारा करते हैं तो इसमें जो है लागत ज़्यादा आ जाती है। बात करते हैं आगे 39 क्वेश्चन की। तो 39 क्वेश्चन है कि जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होते हैं तो प्रजाति है वो कौन से, एकलिंगी, द्विलिंगी या विषमलिंगी या विषमलिंगिता। तो वो क्या बोला जाता, तो एकलिंगी होती है। जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पैदा होते हैं तो इसे एकलिंगी कहते हैं। नर मादा भाग एक ही पौधे में पैदा होते हैं लेकिन एक ही फूल में नहीं होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40। वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यावसायिक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो वो लाई जाती है आपकी संकरण विधि। संकरण विधि को देख लेते हैं। इसमें दो आनुवांशिक रूप से भिन्न माता पिता को क्रॉस करके नई किस्म को उत्पादन की विधि है और संकरण एवं स्वपरागण और परपरागण वाली फसलों पर लागू होता है और संकरण का मुख्य उद्देश्य भिन्नता पैदा करना होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। तो निम्नलिखित में से पौधों में से किसकी प्रकाश श्वसन दर उच्चतम है। तो किसकी सबसे ज़्यादा, तो वो है धान की। तो जब श्वसन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो इसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसमें जो है ग्लाइकोलेट होता है, यह सिर्फ क्लोरोफिक्स कोशिकाओं में होता है। पौधों में इसकी दर उच्चतम जो होती है वो धान C3 कार्बन 3 प्रकार का पौधा है, जबकि मक्का, ज्वार और गन्ना C4 प्लांट के हैं, मतलब C4 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है। तो बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होती है, तो इसमें होती है आपकी पौधों की सतहों से जल की हानि। बाष्प उत्सर्जन के द्वारा जो होती है वो पौधों के जो जल होता है उसकी हानि होती है। अब बाष्प उत्सर्जन को देख लेते हैं। तो इसमें जो है पौधे की वायवीय जीवित भागों से जल का बाष्प के रूप में ह्रास बाष्प उत्सर्जन पौधे के लिए एक आवश्यक क्रिया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। 43 की बात करते हैं तो ये हो जाता है, एक मिनट, 43 क्वेश्चन। कौन से पौधे निष्प्रभावी दीप्तकालीन हैं। इनमें से बताना है कि कौन से निप्रभावी जो हैं पौधे वो दीप्तकालीन हैं। तो कौन सी फसल के हैं वो, सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन। ये जो है निष्प्रभावी दीप्तकालीन हैं। ऐसे पौधे जिनके पुष्पक्रम एवं फलन की प्रक्रिया पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे निष्प्रभावी अल्पकालीन कहते हैं। मतलब जो पुष्पक्रम और फल होते हैं उन पे जो प्रकाश की कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें निष्प्रभावी कहते हैं। जैसे कपास हो गई, सूरजमुखी, टमाटर, सोयाबीन, मक्का आदि हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। तो DPA या ATP में परिवर्तित को कहा जाता है। तो इससे बोला जाता है ADP प्लस कार्बोनिक फास्फेट ATP। प्रत्येक ATP का अणु बनने में कितना 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती का संयंत्र होता है, जिसे फास्फोरिलीकरण कहते हैं। क्योंकि यह श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे ऑक्सीजन फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। तो 45 है, पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। तो वो क्यों होती है, तो वो होती है कोशिका विभाजन में कोशिका वृद्धि के कारण। तो पौधे में पहले निकली पत्ती में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये पत्तियां हल्की गुलाबी रंग की होती हैं क्योंकि विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण पौधों में पहले
निकली पत्तियों की वृद्धि तेज वृद्धि होती है, जो कि निकली हुई पत्तियों की वृद्धि जो होती है वो तेज हो जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46। तो 46 है पौधों में भारक्रम हो जाता है। तो भारक्रम क्या हो जाता है? वो उत संवेदन हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उपरोक्त सभी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कमी यहाँ पर दी हुई हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो वो किस में होती है? वो पत्तियों में होती है। पौधों के अत्यंत वायवीय भाग पत्ती के रंध्रों द्वारा पानी का बाष्पीकरण उड़ जाना बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। बाष्प उत्सर्जन की दर को नेगोर के पोटोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो किसकी? जो बाष्प उत्सर्जन की जो दर है उसको नेगोर पोटोमीटर द्वारा नापा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं 48। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है? तो वो हो जाता है आपका केवल श्वसन से। तो श्वसन की क्रिया ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होती है और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु क्रमबद्ध रूप से विघटित होकर पाइरुविक अम्ल में 2 अणु उत्पन्न करता है। यह संपूर्ण श्वसन क्रिया को कोशिका द्रव्य में संपन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 है कि तत्व जो स्टोमेटा एवं रंध्रों के खुलने पर बंद होने को नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा है? वो है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पोटेशियम पत्तियों में स्टोमेटा और रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के नियंत्रित करता है तथा पौधों द्वारा पानी की हानि पर नियंत्रित रखता है। मतलब जो पौधे हानि की जो करते हैं पानी की, वो कम कर देता है, उसको नियंत्रित कर लेता है। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो 50 क्वेश्चन हो जाता है कि पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से होता है? तो किस तत्व की कमी? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति की कमी के कारण होता है ये। बात करते हैं इसमें पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति से होता है। यह प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है ताकि वाष्पन न हो सके। तत्पश्चात भोजन के निर्माण में प्रकाश का उपयोग कर लिया जाता है। तो इसमें जो है भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति में कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे बताया था वीडियो में कि हम इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप इनको अच्छी तरह से एक बार और रिवाइज मार देंगे वीडियो को देखकर, तो ये आपके कंफर्म पक्के हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब जो हम अगली वीडियो लाएंगे उसमें 50 से आगे के फिर हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। और अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया वीडियो को भी लाइक कर दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो फिर हम अपने मिलते हैं अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।